अब हम अपनी वीडियो में आगे चलते हुए मुद्रा पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा मुद्रा पूर्ति जिसमें हमारे 4 एम होते हैं, यानी 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? M1 है एक आपका, एक M2 है, एक M3 मात्रक है आपका मुद्रा पूर्ति को मापने का, एक आपका M4 है। तो देखिएगा M1 में क्या आता है? चलन में नकद, चलन में नकद यानी कि कैश, बैंकों की निवल मांग जमाएं यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, फिर आता है आपका आरबीआई के पास अन्य जमाएं यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C+DD+OD यानी कि करेंसी, ठीक है, या फिर कैश, बल्कि कैश नहीं करेंसी, और उसके बाद बैंकों में निवल मांग जमाएं यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, देन आपका अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, ये आपका M1 बनता है। M2 में क्या आएगा? M1 यानी कि M1 का मतलब ये तीनों ही फैक्टर्स M2 में शामिल हैं, प्लस डाक खाने की जमाएं, ये आपकी इसमें शामिल होंगी। फिर आपका आएगा M3। तो देखिए M3 में भी आपका M1 यानी कि ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, उसके साथ ही बैंक की सावधि जमाएं। कौन सी? बैंकों की सावधि जमाएं जो होती हैं वो भी आपकी शामिल होती हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट्स। और फिर देखिएगा M4 में क्या आएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका उससे ऊपर वाला यानी M3 आएगा। अब M3 में क्या क्या था? M1 मैंने आपको बताया, C+DD+OD, फिर आपका है बैंकों की सावधि जमाएं, और उसके बाद है आपका लास्ट डाक खाने की जमाएं। और इसमें क्या चीज़ खास है कि देखिए राष्ट्रीय बचत पत्रों यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, यानी कि आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं इनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जबकि इनको आप M2 में इंक्लूड करेंगे डाक खाने की जमाओं वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आगे पढ़िएगा। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आवश्यकता से अधिक नोट निगमन के कारण जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो बढ़ जाती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उनकी तुलना में कम रहती है। तो देखिए यदि मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज जो है, यदि इनकी तो क्वांटिटी बढ़ी नहीं, मान लीजिए इनकी क्वांटिटी 1000 करोड़ ही है किसी इकोनॉमी में, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो मान लीजिए आपकी बढ़ गई और वो बढ़ के हो गई सपोज करिएगा 5%, तो अब क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज तो वहीं की वहीं है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या होगा कि लोगों के हाथों में अतिरिक्त आय होगी, अतिरिक्त पैसा होगा। जब वो पैसा होगा तो क्या होगा? वस्तुएं तो हमारे पास सीमित ही है ना, जो हमारे पास वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सीमित है, तो फलस्वरूप इसके क्या होगा कि इन सब के जो दाम है, जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, आगे देखिएगा मुद्रास्फीति में सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। कीमत स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती। और देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा कि कीमत स्तर में यदि किसी भी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो वह मुद्रास्फीति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए। मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला कारण कौन सा है? मांग यानी मौद्रिक आय में वृद्धि, तथा दूसरा कारण है पूर्ति यानी उत्पादन में कमी। मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होगी? या तो देखिए आपकी जो मांग है यानी मौद्रिक आय है वो आपकी बढ़ गई है, या फिर आपकी जो उत्पादन है उसमें कमी हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा मौद्रिक आय में वृद्धि, सरकार की मौद्रिक नीति, घाटे की अर्थव्यवस्था, गैर विकासात्मक व्ययों में वृद्धि, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि तथा व्यापारिक बैंकों की साख नीति में परिवर्तन, करों में छूट, ऋण वसूली में ढील एवं पुराने ऋणों का भुगतान करने के कारण, विदेशी पूंजी का आयात होने के कारण, वित्तीय अर्थव्यवस्था आदि के कारणों से होती है। क्या होती है? मौद्रिक आय में वृद्धि। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की जो मौद्रिक आय होती है वो बढ़ सकती है। अब देखिए जबकि उत्पादन में कमी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? औद्योगिक अशांति, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, सरकार की अदक्ष व्यापार नीति, कच्चे माल का अभाव, संग्रहण की प्रवृत्ति, अदक्ष उत्पादन ढांचा। तो इन सब वजह से ही आपकी उत्पादन में कमी हो सकती है। आगे देखिएगा, देखिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, मेरा गला
सही नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम रेज़ कर लीजिए अपने मोबाइल की, जिससे कि आपको क्लियरली ऑडिबल हो। चलिए आगे देखिएगा, डिफ्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा संकुचन या अपस्थिति। मुद्रा संकुचन अथवा अपस्थिति मुद्रास्फीति की विपरीत परिस्थिति है। विपरीत यानी कि इन्फ्लेशन में क्या होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगे और डिफ्लेशन में प्राइसेस नीचे आएंगे। अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वहाँ पर क्या होता है, जो मुद्रा का मूल्य होता है वो घट जाता है। मुद्रा का मूल्य मतलब क्या है इसका, मान लीजिए पहले आप 1 रुपये में सपोज़ कीजिएगा 4 टॉफ़ीज़ खरीद पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई थी तो आप 3 खरीद पा रहे हैं। तो ये आपका क्या है कि मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया। पहले वो जितनी चीज़ों को खरीद पा रही थी, अब उतनी चीज़ों को तुलनात्मक रूप से नहीं खरीद पा रही है। जबकि यहाँ पर अपस्फीति यानी डिफ्लेशन में आप देख सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। मीन्स अगर आप पहले 4 टॉफ़ीज़ ले पा रहे थे तो अब आप 5 टॉफ़ीज़ को खरीद पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होती है, गिरावट होती है। इसके कारण मौद्रिक आय तथा उत्पादन मात्रा में असंतुलन होता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि जब मौद्रिक आय में या उत्पादन मात्रा में असंतुलन हो जाए तो ये सब होता है। जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है और इसके कारण मूल्य नीचे गिरने लगता है तो इसे हम अपस्फीति कहते हैं। अब देखिएगा, मुद्रा संस्फीति कौन सी, मुद्रा संस्फीति यानी कि रिफ्लेशन। जब अत्यधिक मुद्रा संकुचन के कारण अर्थव्यवस्था में जड़ता की स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को इसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए कृत्रिम मुद्रास्फीति का सहारा लेना पड़ता है। और ये कौन करता है ऐसा, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मुद्रा संस्फीति के अंतर्गत रणनीतिक कदम के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। कौन बढ़ाएगा, आप और हम थोड़े ना बढ़ाएंगे, ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके इशारे पर, जो आपकी आरबीआई होती है या आरबीआई के इशारे पर आपकी जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वही साख की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि करती हैं। जैसे मान लीजिए सीआरआर है, तो अभी मैंने आपको पहले बताया बेटा सीआरआर है या एसएलआर है, तो इनकी जो परसेंटेज है उसको कम कर दी जाएगी। जब परसेंटेज कम हो जाएगी तो क्या होगा, ड्यू टू दिस देयर विल बी इंक्रीज इन मनी, या कहना चाहिए देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, और उससे क्या होगा, जिससे सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा, डिसइन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। तो देखिए ये क्या है, इसे समझ लीजिए, जब मुद्रास्फीति होती है और उसके दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाती है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। तो बताइए इन दोनों कंडीशन में फिर क्या किया जाएगा, इन दोनों ही आपके जो रेशियोज़ हैं इनको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और जब इनको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो ऑब्वियसली अपने आप कम हो जाएगी और इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर। तो दिस इज़ योर डिसइन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति। आगे देखिएगा, मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की मात्रा को जानबूझकर धीरे धीरे कम किया जाता है जिससे कीमत स्तर में कमी होने लगती है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। कौन सी, आर्थिक निष्क्रियता और बेरोजगारी दोनों ही चीज़ें जो हैं एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। अब देखिएगा, अवमूल्यन के बारे में पढ़ लीजिएगा। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन क्या होता है, जब अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति में सुधार लाना, निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को हतोत्साहित करना, विदेशी पूंजी आकर्षित करना, विदेशी मुद्राओं की कालाबाजारी को रोकना आदि है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा मुद्रा का बाहरी मूल्य है, ध्यान रखिए
घरेलू मूल्य की यहाँ बात नहीं हो रही है, बाहरी मूल्य की बात हो रही है। मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें हम अपना जो बाहरी मूल्य है उसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटाने से क्या होगा, घटाने से मतलब ये नहीं है कि $1 79 रुपीज़ हो जाएगा, बल्कि उल्टा घटाने पर क्या होगा कि $1 इज इक्वल्स टू 81 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी जो वैल्यू है रुपए की वो घट गई, ठीक। तो इस तरीके से देखिए मुद्रा का बाहरी मूल्य। अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य कम हो जाता है, जिससे विदेशियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। वस्तुओं के सस्ते होने के कारण पहले की तुलना में उतनी ही राशि में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, वस्तुओं की सस्ती होने के कारण पहले की तुलना में उतनी ही राशि में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात प्रोत्साहित होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आयात होता है वो हतोत्साहित होता है। क्यों? क्योंकि आयात महंगा हो जाता है और निर्यात जो है आपका सस्ता हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए हमारा लास्ट पेज है जिसपे मैं चल रही हूँ। अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य स्तर अथवा मुद्रास्फीति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य यानी घरेलू मूल्य स्तर अथवा मुद्रास्फीति पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जिस देश की मुद्रा के सापेक्ष अवमूल्यन किया गया है उस देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया जाए। मान लीजिए आपने वैल्यूएशन अपनी करेंसी की घटाई और दूसरे देश ने भी घटा दी, तो फिर बात तो वही आ गई ना, तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अन्यथा अवमूल्यन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 और 1991 में किया गया है। कब कब? 1949, 1966 और 1991 में किया गया है। और 1991 में कितना परसेंट किया गया था? तो ये किया गया था आपका 19%, ठीक है। जुलाई 1991 में भारतीय मुद्रा रुपया के अवमूल्यन के प्रमुख कारण प्रतिकूल भुगतान शेष, विदेशी विनिमय कोष की समाप्ति, रुपये की गिरती कीमत, निर्यात प्रोत्साहन आदि थे। वर्ष 1994 में रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, यानी कि जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें इसको कम्प्लीटली कहना चाहिए कन्वर्टेबल बना दिया। किसको? भारतीय रुपए को। कब किया गया? 1994 में। रुपए के पूंजी खाते पर यानी कैपिटल अकाउंट पर परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति? तारापोर समिति का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 1997 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता क्रमिक ढंग से लागू करने का सुझाव दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपना टॉपिक भारतीय वित्तीय प्रणाली यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिएगा भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली के 2 अंग होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन 1 वर्ष से कम के लिए मौद्रिक संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसा कहना है किसका? आरबीआई का। मुद्रा बाजार में मुद्रा का नकदी लेन देन नहीं बल्कि विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय किया जाता है। इन अल्पकालीन बिलों को समीप मुद्रा या नियर मनी भी कहते हैं। किन किन को कहते हैं? देखिए अल्पकालीन बिल कौन से हैं आप देखिएगा, विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय किया जाता है। और अल्पकालीन बिलों को हम क्या कहते हैं? नियर मनी भी कहते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार भारतीय मुद्रा बाजार संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार का है। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, वाणिज्य बैंक, विदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं तथा मिश्रित पूंजी कंपनियां आती हैं। जबकि आपका जो असंगठित का नीचे दिया होगा, संगठित मुद्रा बाजार पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? तो देखिएगा आरबीआई का। जबकि असंगठित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से मुक्त है। तो देखिए असंगठित में कौन सी है? जैसे कि आप देखिए साहूकार है, महाजन है, जो लोग
आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जो गांव में लोग होते हैं, ग्रामीण होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको जब लोन चाहिए होता है तो ये साहूकार, महाजन आदि के द्वारा, अपने रिलेटिव्स के द्वारा जो है लोन प्राप्त करते हैं। तो ये आपकी इंस्टीट्यूशनल या आपके संगठित मुद्रा बाजार नहीं है, ठीक है, ये आपका असंगठित हो गया। तो देखिएगा भारतीय मुद्रा बाजार से संगठित क्षेत्र में मांग मुद्रा बाजार, राजकोषीय बिल, वाणिज्य बिल, व्यापारिक मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। म्यूचुअल फंड, व्यापारिक मुद्रा बाजार, वाणिज्य बिल और आपके राजकोषीय बिल, मुद्रा मांग या मांग मुद्रा बाजार आदि आते हैं किसमें? संगठित क्षेत्र में। अब देखिए असंगठित मुद्रा बाजार, मैंने आपको बताया था देशी बैंकर्स, सूदखोर, व्यापारी आदि आते हैं जो अल्पकालीन आवश्यकताओं हेतु वित्त प्रपत्र प्रदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र का सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रपत्र कौन सा है? हुंडी है। ट्रेजरी बिल्स, एडॉक ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्य प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। पूंजी बाजार के मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए निधियां एकत्र की जाती हैं। अब देखिए पूंजी बाजार में मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि, जबकि हमने मनी मार्केट में पढ़ा शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें क्या है? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए निधियां एकत्रित की जाती हैं। भारतीय पूंजी बाजार का नियमन कौन करता है? सेबी करता है। पूंजी बाजार के दो स्वरूप होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जब कोई व्यक्ति सीधे कंपनी से उसके शेयर और ऋण पत्र खरीदता है, जब कोई व्यक्ति सीधे कंपनी से उसके शेयर और ऋण पत्र खरीदता है, अथवा कोई कंपनी जब सीधे जनता से धन प्राप्त करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट कहते हैं। द्वितीयक बाजार शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पहले से दर्ज विभिन्न कंपनियों के अंश पत्रों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज वह संगठन है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ और ऋण पत्रों यानी डेट पेपर्स का क्रय विक्रय होता है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। बीएसई द्वारा 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स सूचकांक, जिसका पूरा नाम बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स है, जारी किया जाता है। इसके पश्चात फेरवानी समिति, कौन सी? फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अप्रैल 1996 में निफ्टी सूचकांक की शुरुआत की गई थी, जिसमें 50 प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब देखिएगा सेबी, जो कि आपका जो पूंजी बाजार होता है उसको नियंत्रित करता है, उसका नियमन करता है। तो ये है आपका सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिएगा इसमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। किसकी स्थापना? कौन से अधिनियम की? तो देखिएगा ये आप सेबी की बात कर रहे हैं और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1992 के तहत, ठीक है। सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण विनियमन का अधिकार प्राप्त है। सेबी का मुख्यालय भी बम्बई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। किसी भी शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसको है? सेबी को है। विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों की सूची, तो देखिएगा दक्षिण कोरिया का जो शेयर सूचकांक है उसका नाम क्या है? कोस्पी। क्या नाम है? कोस्पी। चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जापान का निक्केई 225, ताइवान का टॉएक्स, थाईलैंड का सेट, जर्मनी का एमडेक्स, ब्राज़ील का बोवेस्पा, देखिए जर्मनी का एमडेक्स, ब्राज़ील का बोवेस्पा, यूएसए का नॉस्टॉक, सिंगापुर का स्ट्रेटस टाइम्स, मैक्सिको का बोल्सा,
इंग्लैंड का FTSE 100 और हांगकांग का हैंग सेंग। तो ये आपके प्रमुख शेयर बाज़ार हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी और आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 200 है, जो कि आपकी इस पुस्तक का आखिरी पन्ना था। और मैंने ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है, पूरी की पूरी जो बुक है आपकी कंप्लीट करा दी है, जो कि आपकी GS सामान्य अध्ययन असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र का स्टडी मटेरियल था। तो और यदि आप इससे संबंधित लॉन्ग वीडियोस को देखना चाहते हैं, यानी कि एक टॉपिक में, यानी एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। एक टॉपिक में पूरा, एक ही क्लास में एक टॉपिक पूरा समाप्त। और अगर आप छोटी छोटी वीडियोस को देखना चाहते हैं, छोटी मतलब 20 से 30 मिनट की अवधि की लगभग, तो आप उसके लिए भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी की अलग अलग आपको यूनिट वाइज आपको मटेरियल मिल जाएगा और आप उनको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपना सुझावों को देने के लिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। इसी के साथ यहाँ पर मैं इस सीरीज़ का एंड कर रही हूँ, घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज़ का। धन्यवाद।